बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा, और हम आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, जहाँ पर हम आपके साथ बहुत सारी बातें जो है वो करते हैं, जिसमें कुछ बातों का ताल्लुक सियासत से, कुछ का हमारी ज़िंदगियों से। एक चीज़ जो बहुत अहम है ना हमजा, वो है मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती है। आपने देखा है ये दरख्तों के पत्ते जो हैं कैसे गैर महसूस अंदाज में झड़ने लग पड़ते हैं एक मखसूस टाइमिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और कैसे जब टुनमुन दरख्त खड़े होते हैं तो अभी हमें नहीं अंदाज़ा होता, हमें सर्दी लग रही होती है, हम ठिठर रहे होते हैं, तो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो नमूदार भी होना शुरू हो जाते हैं। सो मौसम में और नेचर में कुछ ऐसी बारीकियाँ होती हैं जो बड़ी खूबसूरत होती हैं। अगर आजकल भी आप देखें तो वो बारीकियाँ हमें उनका एहसास हो रहा है कि मौसम जो है हल्का हल्का एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर भले से रखते हुए तब्दीली की तरफ जा रहा है, और ये ज़रा खतरनाक होता है। अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो हमजा कितना बीमार हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जैसे पंजाबी अभी जो है फरा मुझसे बात कर रही थी कि अस्सू का जो है ना महीना चल रहा है, मैं क्या मेरा तो आज छू का चल रहा है कि मुझे जुकाम हो गया और मौसम जो है तब्दील हो गया। मैं बताऊँ आज 8 तारीख है, और अगर आप पंजाबी उसको देखें ना तो चूँकि ये फसलों की कटाई और बीजना और मुख्तलिफ फसलों के मुख्तलिफ मौसम, तो फसल और बीज की जो कैफियत है ना उसका ताल्लुक मौसम से बहुत ज़्यादा होता है। ख़ासतौर पे ह्यूमिडिटी कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, पानी होगा नहीं होगा, उसके साथ तो ये जो बहुत सारे जो मौसम है ना, इसमें जो महीनों के नाम है पंजाबी के, इसमें मौसम की कैफियत जो है मुकम्मल बयान होती है। जैसे अस्सू का जो महीना है ना हमजा, ये महीना ऐसा महीना होता है जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा होगा, यानी आपको लगेगा नहीं कि 45 डिग्रीज है, मगर जो गर्मी है, जो रियल फील है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वजह ये कि कुछ दिन पहले भादों का मौसम, जिसमें कि सावन भादों खुल के बरसा होता है, बरसात का मौसम जिसे हम कहते हैं, और उस बरसात को, नमी को पानी मिट्टी ने भी एब्जॉर्ब किया होता है, पानी भी खड़ा होता है। ये जब धूप निकलती है ना अस्सू की, तो उसके बाद बुखारात बनते हैं, तो वो जो एक रियल फील है उसमें ह्यूमिडिटी का और गर्मी का, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा होता है। हम कह रहे होते हैं कि गर्मी तो कम होगी, फिर हम जब गर्म में जाते हैं तो गर्म, और ठंडे अंदर आते हैं तो ठंड, और उसकी वजह से बीमार होते हैं। बिल्कुल फरा, ये कैसा निज़ाम है कि कुछ फसलें ऐसी हैं, जिस तरह से आपने फसलों का जिक्र किया, उनमें ज़्यादा पानी हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, और कुछ ऐसी है कि जिन पे ज़्यादा पानी हो तो वो ख़राब हो जाते हैं। कुछ को कम पानी चाहिए, कुछ को ज़्यादा पानी चाहिए, और मौसमों का जो है फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा। और मुझे ये बात बहुत इंस्पायर करती है, इसे कहते हैं विजडम, फोक विजडम कह लें आप, कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्गों की रिवायात, एक ज़माने से प्रैक्टिस करते हुए जो चीज़ें वो आए हैं, और बदकिस्मती ये है कि अब हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हम बहुत ही संडे मंडे बच्चे हो गए हैं, हमें वो हफ्ता इतवार जो है उसका नहीं पता, जुम्मतुल मुबारक नहीं याद, वो फ्राइडे हो गया है, हमें ये नहीं एहसास रहता कि अस्सू जो है वो शुरू हो गया है तो मौसम की कैफियत क्या होगी, सावन आ गया है तो वो क्या हो गया ना, तो वी शुड स्टे इन टच विद द रूट्स। और अब पुराने वक्तों में कहा जाता था कि सावन भादों में जो पहलवान होते थे ना, वो भी वर्जिश छोड़ दिया करते थे, कि वो जिस्म पे ऐसे असरात होना शुरू हो जाते हैं कि जिस्म दर्द करता है, जोड़ दर्द करते हैं। तो पुराने वक्तों में ऐसी बातें की जाती थी, अभी भी ऐसी की जाती हैं। तो चलते हैं, एक पंजाबी कहावत सुनाते हैं, क्योंकि एक महीना जो है ना वो फग्गन भी है। हाँ बिल्कुल है। और उसके बारे में बहुत ठेठ खालिस पंजाबी की कहावत है, वो सुनाते हुए टॉप स्टोरीज की तरफ चले, कहते हैं दाता काल पर रखिए। सखी आदमी का पता उस वक्त चलता है जब उसके हाथ में पैसा ना हो। दाता काल पर रखिए, दांद फग्गन माँ। ये जो बैल है ना कि वो कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है, उसका वो सख्त जाड़े की कड़कड़ाती हुई सख्त वाली सर्दी जो है ना उसमें जाके अंदाजा होगा फरवरी का महीना आता है उसके बाद। और घर वाली तां पर रखिए जो पल्ले पैसा ना। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट विद टॉप स्टोरीज। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर हुकूमत का करारा जवाब, अपोजिशन की एपीसी रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश करार। लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से जाली डेटा अपलोड करने का इंकशाफ, लाहौर के TDHOs की जानिब से कोरोना डैशबोर्ड पर जाली डेटा अपलोड किया गया। कराची में नेपरा की अवामी समात बदनज़मी की नज़र, शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े, चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। खातीन की पामाल होती इज्जतें, मासूम कलियां भी कुचली जाने लगी। जिनसी ज्यादती के वाकयात में मुसलसल इजाफा, खातीन और बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार।
तो जी जनाब, ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक रोज़ कबल हुई थी, जिस पर अब हुकूमत का भी भरपूर रद्द-ए-अमल फरा एक रोज़ पहले हुई थी, मगर शोर शराबा उससे भी एक दिन पहले शुरू हो चुका। तो ये 3 दिन जो है मुसलसल APC की गहमा गहमी का सिलसिला जो है वो जारी है, और अभी तक आफ्टर शॉक्स जो है ना वो उसके आ रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साफ कह दिया है कि ऑपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म का। अदालतों और फौज को बदनाम नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में कहा, बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। बिल्कुल, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की ज़ामिन है, यह हम सब जानते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसी बात का इजहार किया है। अस्करी क़यादत ने भी फरा बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि पाक फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई थी। APC से पहले मुलाकात हुई थी, लेकिन इसके बारे में खबर जो है वो कल आई। अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत को वाज़े तौर पे बताया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। इस हवाले से ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक अहम मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात बहुत लेटेस्ट है, अभी हुई है, कल हुई है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई, और वफाकी वज़रा ने भी मुस्लिम लीग नून के कायद की तकरीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वज़रा थे, फवाद चौधरी भी थे, असद उमर भी थे, शिबली फराज भी वहाँ पर मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने कहा कि APC बारे सबसे ज़्यादा शादियाने भारत में बज रहे हैं, और देखा भी जाए तो उन्होंने बड़ी लीड्स लगाई हैं अगर उनके अखबारात को देखा जाए तो, जो बातें की गई। लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं हम। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में क्या कहा। जो अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि देखें, अगर तो जुडिशरी और फौज हमारे साथ हैं तो इनसे अच्छा कोई इदारा ही नहीं है। अगर ये अवाम ने जिस तरीके से इनको बाहर निकाला और इमरान खान की क़यादत में अवाम ने जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत से जान छुड़वाई, अगर फौज और जुडिशरी हमारे साथ खड़े नहीं होते तो वो बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में सारा ही बहुत बुरा है, इसीलिए तो आप लंदन बैठे हैं, और ये पहले लीडर होंगे पाकिस्तान की तारीख के जो मेफेयर के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकल आए। किस मुंह से वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें? हम आपकी भीख से तो नहीं आए हुए। पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया है। 2023 में दोबारा मार्का होगा, मैदान भी होगा, घोड़ा भी होगा, आप तशरीफ लाइए, और हमें उम्मीद है कि आप अगले इलेक्शन तक तो ज़रूर तशरीफ लें। जी बिल्कुल, आपने सुना। इसी पर बात कर लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। शाह महमूद कुरैशी साहब, कल वाज़े जो हुकूमत का बयानिया है वो तो सामने आ गया, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो, मुल्क से बाहर बैठा हो, और फिर कौमी सलामती के मामलात बड़े जुड़े हुए होते हैं, चाहे आप इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं या किसी वक्त में बड़े ओहदे पर रहे हैं, गैर ज़िम्मेदाराना बयानात नहीं थे मियां नवाज शरीफ के, और भारत बहुत खुश है इस पर? यकीनन ये बिल्कुल लोगों की राय है कि जो गुफ्तगू थी उसमें मुनासिब नहीं थी, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी, और उससे आप देखें कि सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? खुशी भारत को हुई। सुर्खियाँ कहाँ लगाई गई? भारत में लगाई गई, क्योंकि भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल में उलझा रहे, यहाँ अदम इस्तेहकाम रहे, और जो माशी इस्तेहकाम आ रहा है उसमें रुकावट पैदा हो जाए। जी, अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने खुद फरमाया, एक जो नैरेटिव है वो ये भी है कि हुकूमत शायद घबरा गई, जो मुसलसल मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, मुसलसल वज़रा की तरदीद आ रही है, पॉइंट बाय पॉइंट जो है बात करने के बजाय इसे कह दिया गया कि भारत को खुश करने की कोशिश है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हुकूमत के बारे में जो अपोजिशन ये इल्ज़ामात लगा रही है, ये बातें कर रही है, उस पर आपका क्या ख्याल है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल नहीं घबराई। घबराने का तो सवाल ही नहीं उठता। किस चीज़ से घबराएं? हमें इल्म है इस बात का कि ये जो मजमा है इसमें कोई नज़रियाती यकसानी नहीं है। ये तो मुख्तलिफुल ख़याल लोग हैं, एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपस में इनके दिल साफ नहीं है। ये वक्ती तौर पर एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है।
एक दूसरे को बचाने के लिए एक कोशिश है कि हम जो एहतसाब का शिकंजा है उससे किसी तरह बच पाए। तो एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं और एक दूसरे से सहारा ले रहे हैं। उससे हटकर इनमें कोई यकसुई नहीं है। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली की जो तकरीब थी उससे आपने खिताब भी किया और आपने कहा कि बिल्कुल ताकत के बहिमाना इस्तेमाल के सामने ये इदारा बेबस है। अगर फ़लस्तीन की बात कर ली जाए, कश्मीर की बात कर ली जाए, तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो आपने सामने रखा। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की बात की जाए, क्या सिर्फ ताकतवरों के लिए ही वहाँ पर बात की जाती है? जो बात सुनी जाती है वो सिर्फ जो ताकतवर ममालिक है, जो आलमी कुव्वतें हैं, उनको ही वहाँ पर सिर्फ इंसाफ मिलता है? और सर आपके ख्याल में फिर कश्मीर के बारे में मतवक्के और क्या फोरम्स और क्या आप समझ रहे हैं लाहे अमल और हिकमत अमली अडॉप्ट की जा सकती है और की जा रही है? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र ये था कि इस 75वीं सालगिरह पर हमें एक मरतबा फिर अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि ये इदारा जब बनाया गया, जब इसको खड़ा किया गया, तो इसके बुनियादी असूल क्या थे, मकासद क्या थे। अमन इस्तेहकाम इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसकी एक बहुत बड़ी एक ज़रूरत महसूस हो रही थी उस वक़्त दूसरी जंग अज़ीम के बाद। तो उस पर हमने देखना है कि बहुत से एरियाज हैं जो आज भी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, जहाँ कशमकश जारी है, और दो ऐसे इलाके हैं जो नुमायां तौर पर है और अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पर है। एक मसला कश्मीर है और दूसरा मसला फ़लस्तीन है। इस पर जहां मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाबियों का जिक्र किया, वहां मैंने निशानदेही की कि यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा हो, सलामती काउंसिल हो, उन्हें देखना होगा कि इस पे अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कल कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की आवाज़ हुकूमत ने नहीं दबाई, अपोजिशन ने दबाई है। पीपल्स पार्टी जो थी वो मेहमान नवाजी कर रही थी, लेकिन मौलाना साहब आप लोगों से नाराज़ हो गए, ऐसा क्यों हुआ? और सर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ये बात अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमसे बात करते हुए कही है। कल सारे मुबाहिसे के बाद फाइनल आउटकम जो था वो एलामिये की सूरत में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही कौम के सामने रखा। दूसरी बात कि अगर हमारा आपस में कोई इख्तलाफ है तो हुकूमत को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको तो मुबारक हो, उनको तो खुशियाँ मनानी चाहिए। वो इसके बारे में इतने क्यों मुतफक्र है कि हमारे घर का इशू है? कोई ऐसा इशू था नहीं। पहली बात यह ऐसा कुछ नहीं था, जो था मैंने उसकी कल वजाहत कर दी। और तीसरी गुजारिश ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो इलामिया तैयार कराया उसको पढ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब, कौम के सामने रखा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब हुकूमत के पास और कुछ है नहीं, वो बुखलाए हुए हैं, कभी कहते हैं ये, कभी कोई इल्जाम, कभी कोई इल्जाम। तो भाई आपके ख्याल में फेल हो गई एपीसी, तो उससे तो गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए। वो परेशान क्यों है? तो हुकूमत कह रही है, हुकूमती नुमाइंदगान कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, सारे मामलात बेहतर है, मईशत भी जो है अब अपनी राह पर वापस आ गई है, कोरोना के बाद मामलात बेहतर हो रहे हैं। अपोजिशन के पास आवाम को दिखाने के लिए क्या है? क्या महंगाई है कि आवाम को दिखाएंगे, या फिर अपने ज़ाती जो मफादात हैं उनके लिए आवाम को कहा जाएगा कि सड़कों पर निकले? जी देखिए, जो हुकूमती कारकर्दगी का ताल्लुक है वो हम नहीं कह रहे, वो तो सारा मुल्क कह रहा है, अवाम कह रही, पाकिस्तान की अदालतें कह रही। क्या मीडिया नहीं कह रहा? आपके ख्याल में मुल्क में बहुत अच्छी हुक्मरानी हो रही है? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही है? क्या महंगाई और बेरोजगारी कंट्रोल हो गई? तो ये बात तो सारा मीडिया कह रहा है, सारा आलम कह रहा है, सारी सियासी जमातें कह रही हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि रोड मैप क्या है? सर बातें तो आप बिल्कुल जो कह रहे हैं ये एपीसी में हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन रोड मैप क्या है ऑपोजिशन का? क्या करेंगे? इस्तीफे देंगे? ये जलसे करने के अलावा और क्या सूरत हाल आप समझते हैं जिसके लिए ऑपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद है और एक लाहेअमल उसका तय हो चुका है? राहत कर दी गई थी कल एलामिये में, 7 एक्शन प्लान दे दिया गया था कि अक्टूबर में जलसे जुलूस शुरू हो जाएंगे और दिसंबर में सेकंड फेज होगा और जनवरी में हम
मार्च करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अपोजिशन ने मशावरत करके बाकी तमाम अक़दामात के साथ जलसे, जुलूस, एहतजाज असेंबलियों के अंदर, असेंबलियों के बाहर और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो भी सियासी रस्ते हैं उनके साथ ही साथ इस्तीफों का ऑप्शन खुला रखा और ये फैसला हुआ कि कमेटी बना ली जाएगी जमातों पर मुश्तमिल, जो ये फैसला करेगी कि कब क्या करना। तो ये बातें जी ठीक है, कमर जमान कायदे साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इशू की जिसके हवाले से गाहे बगाहे हम बात करते रहते हैं, कोरोना वायरस, जिसकी जो अपडेट्स हैं वो ज़रा ख़तरनाक हैं। हमें जो अभी तक पता चल रहा है वो ये है कि कोरोना में पंजाब में 51 तलबा और 3 असातिज़ा अभी तक इसका शिकार। भी 92 न्यूज़ की न्यूज़ जो हम अखबार की खबर है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और पूरे मुल्क में 4 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। सो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें स्कूल खुलने का फैसला और इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू बहुत अहम मामला जो हम इससे जुड़ा मामला उठा रहे हैं वो ये है कि कारकर्दगी दिखाने के शौक में झूठ का सहारा लिया जा रहा है। लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से जाली डेटा अपलोड करने का इंकशाफ हुआ है। इमेजिन कि आप लोगों की सेहत के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ भी खेल जाते हैं और आपके लिए सिर्फ एक फैक्ट्स फिगर्स हैं कि इतने लोगों का टेस्ट हुआ और इतने लोग इलाज हुआ और इतने लोग ठीक हुए हैं। मतलब वो हुए हैं नहीं हुए हैं, ग्राउंड पे उसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, क्योंकि लाहौर के 8 टाउन्स की टीम की जानिब से जाली डेटा अपलोड करने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें रावी टाउन, कैंट टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, अजीज़ भट्टी टाउन, निश्तर, शालीमार टाउन और बागा टाउन शामिल हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मामले की तहकीकात का फैसला कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का भी कहा जा रहा है कि होगी। सिर्फ ये मामला नहीं है, लाहौर का मामला नहीं है, पेशावर का मामला भी है। और पेशावर की जो निजी लेबॉर्ट्री है बैरून मुल्क जाने के शौकीन हजरात से हाथ कर गई है, उन्होंने टेस्ट कराया, फिर वहाँ से टेस्ट करवा के जब एयरपोर्ट पर गए उन्हें जहाज़ पर नहीं बैठने दिया। वेरीफाइड नहीं है आपके। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल ट्रैवल के लिए ज़रूरी है कि सबके पास कोरोना टेस्ट जो है वो हूँ, तो हुकूमत कैसे इन मामलात को इतना लाइट ले सकती। सिर्फ शौकीन नहीं हमजा, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत में भी तो ट्रैवल करना पड़ रहा होता है, उनका कारोबार है, तालीम है या खुदा न खासा कोई और ऐसी इमरजेंसी मजबूरी है। इस हवाले से बातचीत करने के लिए वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा के कोरोना के केसेस के बढ़ने की इत्तलात भी है और दूसरी लहर का खदशा भी बताया जा रहा है। पंजाब की सूरत हाल आपके ख्याल में क्या है? देखिए, अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हालात अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कल के दिन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो सामने आए वो 60 थे और शुक्र है खुदा का कि पंजाब के अंदर कोई किसी किस्म की कोई फर्टिलिटी नहीं हुई। तो हालात डेफिनेटली पंजाब में बहुत बेहतर हैं। नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और फर्टिलिटीज़ जो हैं यानी जो लोग फौत हो रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। स्कूलों को खुले हुए 1 हफ़्ता हो गया है, हम बाकायदा उनकी रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और इसी तरीके से हम देखना चाहेंगे कि इंसिडेंस स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर कोई बढ़ा है या नहीं बढ़ा। इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगी। अभी तक तो जो हमारे सामने आ रहा है वो यही है कि अल्लाह का शुक्र है इस वबा पे काफ़ी हद तक इस वक्त पंजाब के अंदर। डॉक्टर साहिबा, DDHOs का भी मामला है कि डैशबोर्ड पर जो है जाली डेटा अपलोड कर दिया गया। अगस्त का आखिरी हफ्ता था जिसमें ये डेटा अपलोड कर दिया गया है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, बाकायदा उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। 21 और 23 अगस्त के दौरानिया में शुनीद ये है कि उन्होंने कोई गलत डेटा जमा करवाया था और उसके ऊपर सेक्रेटरी जो हैं हमारे उन्होंने बाकायदा उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है और इंक्वायरी की रिपोर्ट इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आ जाएगी और अगर ये सही साबित हुआ तो उनको सख्त और संगीन सज़ा दी जाएगी। वजह यह है कि किसी किस्म की फजिंग, किसी किस्म की गलत रिपोर्टिंग, किसी किस्म का झूठ इस सिलसिले में बोलना जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है कौम के साथ और इसको डेफिनेटली इसकी सज़ा भी बड़ी ही होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स को अगर हम टेम्पर करेंगे तो इंटरनेशनली पहले ही हमारी, और अभी तो हुकूमत भी नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठा रही है, जिसका आप बार बार इजहार करती हैं कि वो रिपोर्ट्स जो बनाई गई थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन मैं इस वक्त चूँकि कोरोना के ऊपर स्पेसिफिक हम बात कर रही हैं, बता दीजिएगा कि निजी जो
जो लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं उनका ऑडिट भी होता है और उनकी वेरिफिकेशन कि ये सही कर रही हैं या अपनी मर्ज़ी के नताइज दे रहे हैं कि कितने पॉजिटिव हैं, वो वाकई पॉजिटिव हैं, सही है, मतलब ऑथेंटिक है सारा काम जो हो रहा है, और उनका ऑडिट भी क्या हो सकता है, किया जा रहा है? हमारी जो हेल्थ केयर कमीशन है वो बहुत हद तक हेल्थ केयर कमीशन जो है खुद जाके उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, उनकी बाकायदा टेस्टों को देखा जाता है, उनकी सैनिटाइजेशन को देखा जाता है, और निजी लेबॉर्ट्रियाँ जो टेस्ट कर रही हैं हमारी इतला के मुताबिक वो सब ठीक कर रही हैं। अगर कहीं कोई गलती होगी सामने आ गई तो वो ज़रूर हम रिपोर्ट उनको पब्लिक ये हेल्थ केयर कमीशन जो है इस चीज़ को रिपोर्ट कर देता है और उसी वक्त उस लेबॉर्ट्री को सील कर दिया जाता है। तो और दूसरी बात है कि जितने नताइज आते हैं जो मुस्बित नताइज हैं उनको बाकायदा हमारे डैशबोर्ड ऐड कर दिया जाता है, इसलिए जो टेस्ट आ रहे हैं सामने उन सब के रिजल्ट। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के मामलात के ऊपर जो है वो नरमी की रविश इख्तियार ना की जाए बल्कि सख्त अकाउंटेबिलिटी की जाए। आपने जो इशू बात की थी जो सबके सामने आया कि पेशावर से बहुत सारे ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सफ़र करना था उनको परेशानी का और दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके जो कोरोना टेस्ट थे वो एयरलाइंस ने एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने कहा कि ये मुसद्दिका नहीं है और वो इन लेबॉर्ट्रीज़ के जो टेस्ट हैं उनको नहीं मानते। इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा पेशावर तैमूर खान से। तैमूर, फरमाइएगा ये क्या मामला है? जी, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो निजी लेबॉर्ट्रियाँ हैं वो अपने उनको परमिशन तो नहीं है लेकिन वो टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि कौन सी लेबॉर्ट्री रजिस्टर्ड है और कौन सी लेबॉर्ट्री रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो बेचारे तो उनको तो बाहर जाना पड़ता है, बाहर जो पर्टिकुलरली जो गल्फ ममालिक में जो लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं तो वो जाते हैं और वहाँ पे वो टेस्ट करते हैं। आपने जो बात की बड़ी अहम है, आप कह रहे हैं कि ये पता ही नहीं है कि कौन से रजिस्टर्ड है कौन सी गैर रजिस्टर्ड है, किसका जो है एक्सेप्टेड है किसका नहीं है, लोगों को ये मालूम नहीं, कोई इस तरह की वेबसाइट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं मौजूद नहीं? जी, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर हम पर्टिकुलरली कोरोना की बात करें तो यहाँ पे महकमा सेहत और या हेल्थ केयर कमीशन जो है उनकी कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि पेशावर में एक निजी लैब है और जो रजिस्टर्ड भी है और उनकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट भी किया जाता है। हेल्थ केयर कमीशन वाले गए थे और उनको सील करने का फैसला किया था और वो उस पर भी अमल दरामद ना कर सके। ना हेल्थ केयर कमीशन ना महकमा सेहत उनकी जो फीस है उनका तयन कर सके हैं और ना ये आम लोगों को पता है कि कौन सी लेबॉर्ट्री रजिस्टर है और कौन सी क्यों नहीं कर सके। जब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है। जी, इसकी जो है ना इंटरनल हेल्थ केयर कमीशन में जो इंटरनल मामला है वो ऑफिसर्स के माबेन तो वही मसला था। एक ऑफिसर वो कह रहा था कि उनको हम सील कर रहे हैं और उनके बाकायदा वहाँ पे टीम भी भेजी थी, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन का जो दूसरा ऑफिसर था तो उसने कहा कि ये मसला बन जाएगा। आगाह किया है। तैमूर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेज किया और ये हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आइडेंटिफाई किया गया सही या गलत उसके बारे में बात हो सकती है लेकिन फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हो सकता। ये बहुत सारी जगहों पर मामला होते हैं कि ताकतवर जो है ना और बिजनेसमैन जो है वो इन्फ्लुएंस रखता है अपना और वो उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगले अपनी स्टोरी पे जाने से पहले मैं हाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और एक खबर जिसको बात करते हुए ना हमजा दिल दुखता है। हमने जब कराची का जिक्र सुना हमेशा तो रोशनियों का शहर कहा जाता था, रूसुल बिलाद कहा जाता था और आज तारीकियों और अंधेरे जो हैं वो इस शहर को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। यही मामला था जो ज़ेर बहस था कल कराची में और नेपरा की अवामी समात यहाँ बदनज़मी की नज़र होगी नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की शिकायत सुनने के लिए कराची के मुकामी होटल में समात का इनेकाद किया गया था जिसमें चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी, CEO के इलेक्ट्रिक मोहनिस अब्दुल्ला अलवी और कराची चैम्बर के साबिक सदर सिराज कासिम तैली भी शरीक हुए थे। बिल्कुल, चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया था तो शहरी जो थे आग बगूला हो गए, फट पड़े और शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की जबकि चेयरमैन नेपरा ने
के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दिया। और इस बारे में हम सबके इल्म में है, कल ये सब ब्रेकिंग न्यूज़ में चलता रहा है, लेकिन हमने इस हवाले से बातचीत करने के लिए चेयरमैन बिजनेस ग्रुप सिराज कासिम तेली से रब्ता किया है। मुझे बताइएगा सर तेली साहब, आपने तजवीज़ दी है कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी जो है उसे ख़त्म करके नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है बनाई जा सके और वो हम बिजनेसमैन बना लेंगे, तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? और आपको लगता है ये जो कल बैठक हुई आप लोगों की, एक ये बिजनेस कम्युनिटी को इससे कोई उम्मीद भी है अब मसाइल के हल की? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि कराची जैसे शहर में एक बिजली वाला नहीं होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक को आप मोनोपोली खत्म करें, एक्सक्लूसिविटी का राइट्स खत्म करें, ताकि दूसरे कंपनियां आए। कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किससे बिजली खरीदे, और ये करने से ये फायदा होगा कि आपको 24/7 365 डेज बिजली मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी बिजली मिलेगी। क्वालिटी से मुराद ये है कि लोड शेडिंग जब होती है ये नहीं होगी, टुकड़े नहीं होंगे, प्लस फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जो ऊंच नीच होती है, आपके अप्लायंसेस खराब करते हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि जब ये मोनोपोली नहीं होगी तो रेट भी सही मिलेंगे, कंज्यूमर को सही रेट पे सही बिजली सही टाइम पे मिलेगी। तो ये खत्म करने का एक ही तरीका, ये 15 साल से बैठे हुए प्राइवेटाइज करके इन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए होंगे, मगर कितना करना था। इम्पोर्टेंट बात उनकी यही है कि मोनोपोली जो है उसे खत्म किया जाए, जो कि एक इस वक्त कराची के सब लोगों को यही लग रहा है कि महंगी बिजली और ऊपर से बिजली की इतनी तातुली कंपटीशन ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कह रहे 2023 तक तो जो ये मामला नहीं हो सकता, हमारे पास सारे मामलात हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन जो अवाम का रद्द-ए-अमल था वही बता रहा था कि कितनी बेहतरी आ रही है, ये मामलात मजीद ख़राब हो रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं वहाँ से। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। कहिएगा नेपरा के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कराची वालों की मदद क्या कर सकता है? कल जब समाअत हुई तो हमने देखा कि वहाँ पर खासा शोर शराबा हुआ, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या कोई मदद की उम्मीद है? मैंडेट है ये नेपरा का कि वो इंटरवीन कर सके? देखिए, माजी में ये प्रॉब्लम रही है कि नेपरा की हेयरिंग्स हों या और इस तरह के मामलात, इसमें हमेशा फेवर के इलेक्ट्रिक को मिलता रहा है। लेकिन गुज़िश्ता अरसे में मुसलसल कराची के जो मेन स्टेक होल्डर हैं, यानी ज़ाहिर है कि पार्टियां तो इनके साथ मिली हुई हैं, जो भी हुकूमती पार्टियां हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने इसको 4-5 साल से मुसलसल टेकअप किया है इस मसले को, इनके पिछले टैरिफ से लेकर अब तक। और इसी तरह कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं कि जो इसको काम को कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक प्रेशर भी डेवलप हुआ है। और फिर जब से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो नेपरा में अब इतना आसान नहीं है कि ऐसी हेयरिंग जिसमें बिल्कुल तकरीबन यकतरफा तौर पर लोगों की राय सामने आ गई है कि इनका जो एक्सक्लूसिविटी वाला जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाए। और बल्कि बात तो इससे भी अब आगे बढ़कर है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस मौजूद है उसमें जमात इस्लामी की तो पिटिशन ही यही है कि इनकी जो प्राइवेटाइजेशन का अमल था वही मशकूक था। और फिर 15 साल के इस तजर्बे ने तो बता दिया कि उन्होंने सिवाय इसके कि लूटमार की हो, कोई सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं की और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया। लिहाजा हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी तवक्को है कि इनका लाइसेंस मनसूख होगा और फॉरेंसिक ऑडिट होगा, और नेपरा की समाअत भी अब इधर उधर जा नहीं सकती है। और हमें उम्मीद है कि चेयरमैन नेपरा जब से तब्दील हुए हैं उसके बाद से कुछ चीज़ें मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और पिछली जो रिपोर्ट्स इनकी आई हैं नेपरा की, वो बड़ी आई ओपनिंग रिपोर्ट्स हैं, और इसके नतीजे में तमाम तरह चीज़ें वाज़ेह होकर सामने आ गई हैं। तो हमें तवक्को है कि आवाम की जो राय है और कराची के लोग जिस तरह से सोचते हैं, उनके स्टेक होल्डर, उनके ताजिर, उनके सनतकार, उन सब का इनपुट इन्होंने लिया है, और इसके नतीजे में एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आप फरमा रहे हैं कि आप होपफुल हैं, लेकिन ये जो समाअत हुई, इससे कल की जो समाअत है, इससे आप कितने होपफुल हैं? क्या नेपरा का मैंडेट है, नेपरा के इलेक्ट्रिक के मामले में शहरियों को रिलीफ दे सकती है, कुछ ठोस इकदाम उठा भी सकती है, कर भी सकती है, या ये सिर्फ वो क्या कहते हैं, आए बैठे गुफ्तगू की और महफिल बर्खास्त हो गई? जैसा कि मैंने कहा कि हमें तवक्को है कि इस समाअत में तो बहुत खुलकर तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं कि इलेक्ट्रिक ने अपनी जितनी बातें भी बताई और जितनी प्रेजेंटेशंस भी की, जाहिर सी बात है कि उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी थी वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने मुआहदे के मुताबिक नहीं की, जो उन्होंने फैसिलिटेशन लोगों को करनी थी वो नहीं की, लोड शेडिंग का वो खात्मा नहीं कर सके। जिन एरियाज़ को कहते हैं कि लोड शेडिंग फ्री कर दिया है, उसमें भी साल के जो है वो एक तवील अरसे तक जो है लोड शेडिंग रहती है मुख्तलिफ बहानों से, गर्मी है, बारिश है, सर्दी
रही है, गैस नहीं है, ऑयल नहीं है, ह्यूमिडिटी है, और फिर कुछ नहीं होता तो मेंटेनेंस है। तो इन नामों से ये लोग जो हैं वो लोड शेडिंग करते रहते हैं। तो लिहाजा आवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लिहाजा नेपरा में जो बात सबके सामने आ गई, हमें तवक्को है कि नतीजा होगा और सुप्रीम कोर्ट में नेपरा यही रिपोर्ट जमा कराएगा। जी ठीक है, हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने, जो आखिरी बात की, जिसे कहते हैं ना हासिल गुफ्तगू, और ये एक बड़ा इल्ज़ाम भी हो सकता है जब तक इस तरह से साबित ना किया जा सके। इसी वाले से हम बात करेंगे अरशद बेहरा से, साबिक डिप्टी मेयर कराची। आपने अगर सुना हो अभी तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि मिली भगत है, सियासी जो गठजोड़ है और पुश्त पनाही है जो मुख्तलिफ जमातों की हासिल रही कि इलेक्ट्रिक को, क्या वो मसाइल की जड़ है कि असल खराबी की बुनियाद वो है, या आपकी वजह नज़र में क्या है असल खराबी जिसकी वजह से कराची जो रोशनियों का शहर था आज तारीकियों की नज़र हो रहा है? देखें, ये मतलब पब्लिक गैदरिंग रखी थी और उसमें पब्लिक का आपने खुद भी नोट किया होगा कि पब्लिक जो है वो कितना गुस्से में थी। असल में नेपरा की ये कोई पहली हियरिंग नहीं है, इससे पहले भी कई हियरिंग की हुई हैं और ये सिर्फ लफाजी होती है। कोई आज तक मुझे बता दें कि नेपरा ने कोई एक ऐसा एक्शन लिया हो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जिसमें कि जो है पब्लिक को फेवर हुआ, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। और बस ये पहले की भी मीटिंग है इसी तरीके से ये 2-4 दिन में सब भूल भाल जाएंगे, होना कुछ नहीं है। और के इलेक्ट्रिक जिस तरह मनमानी कर रही है, वो बता रहे हैं कि आज भी जिस वक्त हियरिंग हो रही थी आधा कराची में तो बिजली नहीं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे, तो फिर ये जो ओवर बिलिंग है और ये जो लोड शेडिंग हो रही है, आपके नज़दीक मसले का हल है क्या? कैसे मसले को हल किया जाएगा? देखें, कराची के तो इश्यूज मल्टीपल इश्यूज हैं। कराची में कौन सा इशू एक ऐसा है जिस पे आप कह सकें कि कराची में ये इस चीज़ पे आवाम जो है वो मुतमईन है? कोई एक सब्जेक्ट बता दें जिस पे आवाम मुतमईन हो। जहाँ के इलेक्ट्रिक की बात होती है कि बारिश हो तो बिजली बंद हो जाती है, रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आप गैस पे हो जाएं तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, वो कहते हैं कि फील्ड्स की मेंटेनेंस है। उसके बाद आप कराची के कचरे के इशू को ले लें तो कराची से कचरा जो है आज तकरीबन 23-24 दिन हो गए हैं। बल्दियाती जिनसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि खुदारा जान छोड़ो, वो तो जान छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद अब 22-23 दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही जिससे ये पता चले कि भाई कम से कम कचरा ही उठना शुरू हो जाए। क्योंकि ये तो अब मैनेज करना सिर्फ गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, तो अभी तक हमें कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा कि सच ये जो इतना सारा कुछ हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए 4 घंटे के लिए, और सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है इनिशिएटिव लिया और उसके बाद जो है इतने बड़े बड़े ऐलानात हुए, लेकिन हमें कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसको कि इन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल सही। तो कराची आवाम जो है वो अब परेशान हो चुकी है। कराची की आवाम ने सबको आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, PTI को भी आजमा लिया, 30 साल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी आजमा लिया। तो कराची की आवाम के पास अब यही हाल है कि उन्हें जो है पाक सरजमीन जैसी पार्टी को। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा अरशद बेहरा साहब, इसका मतलब तो यही है कि सब मामला जो हैं वो वहीं के वहीं है और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का सिलसिला जो है वो चलता चला जा रहा है। लेकिन कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कासिम सिराज तेली ने। उन्होंने कहा है कि जारादारी ख़त्म की जाए, नंबर 1। उन्होंने कहा कि नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाए। तो क्या आपके ख्याल में ये दोनों काबिल अमल हैं, या इस पर भी वही बैठी गुफ्तगू की और बस सब भूल भाल गए वाला मामला चलेगा? और क्या इससे मसाइल का हल हो जाएगा? नहीं तो कोई और तजवीज़ आपके पास है? देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग होनी चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, एक मोनोपोली नहीं होती, 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और फिर सबसे बड़ा हल तो ये है कि देखें के इलेक्ट्रिक के पास जो है इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के प्राइम कंज्यूमर्स हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही है जितनी के इलेक्ट्रिक की शॉर्टफॉल है, तकरीबन 400 मेगावाट की। तो सिर्फ अगर इतना भी अगर कर दिया जाए कि कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को, जैसे साइट सुपर हाईवे है, नॉर्थ कराची है, कोरंगी है, इन सब को इजाज़त दे दी जाए कि आप जो है 50-50 मेगावाट के अपने यूनिट्स लगा लें और उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त दे दी जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये शॉर्टफॉल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और साहब बहुत शुक्रिया। PSP के रहनुमा है, साबिक जो थे डिप्टी मेयर रहे कराची के, और वो भी यही कह रहे थे कि इससे फ़ायदा कोई नहीं होना। अरे वैसे मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है,
आपके इन मसाइल का हल हमारे पास है, हमें वोट दें ताकि हम इन मसाइल का खात्मा करें। लेकिन अवाम उनको वोट देती है, एतमाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मसाइल जू के तू रहते हैं। और कराची की बात की जाए तो ये मामला कराची पे तो सादिक है ना, और सारों का स्टेक है, सबके पास वहाँ से सीट्स है या किसी की हुकूमत है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और इसमें बेहतरी आनी चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अफसोसनाक बात जो है, जो कि मुसलसल अब हमारी, जैसे कहते हैं, अब तो हम इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं सुन के इन तमाम वाक़यात को। इतने बेदरपे वाक़यात जो हैं सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके हवाले से एक्शन हमें नहीं नज़र आता। और बात है ख़वातीन की पामाल होती इज़्ज़तों की। मासूम कलियाँ, छोटी बच्चियाँ जो हैं, उनके साथ भी रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफे के सबब ख़वातीन, बच्चे सख्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो सिर्फ इस साल हमजा जो ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। और इस साल पंजाब ने जो हमें 5% इजाफा जो है वो बताया है, गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और गुज़श्ता साल के दौरान सूबे में ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के 3881 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फराहम हर बार यही कहते हैं कि ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। कई तो ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। जबकि 2020 में जनवरी से सिर्फ जुलाई तक बात कर ली जाए, सिर्फ 7 माह का जो अरसा है, इसका जिक्र कर लिया जाए तो 2523 ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का जो है निशाना बनाया गया। और ये अफसोसनाक बात है कि इस पर जब एक्शन की बात की जाती है तो उसको भी लाइट दिया जाता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां कीड़े औरतों में निकाल दिए जाते हैं कि वो ये वजह है, वो जो वजह जो कुछ भी है, इसके जो जुर्म है उसकी कोई लॉजिक नहीं होती, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। जुर्म जो है वो जुर्म होता है और मुजरिम को सज़ा देना जो है वो बहुत अहम होता है। उसमें किसी नरम दिली और रहम दिली की गुंजाइश और तवक्को नहीं होती। लेकिन फरा मामला तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए, मुजरिम को पकड़ तो लिया जाए। हम कितना अरसा हो गया, अब तो वक्त इतना गुजर गया है कि बात कर रहे हैं कि भाई उसको गिरफ्तार ही कर लें, सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, वो गिरफ्तार ही नहीं हो रहा। ये भी ये आबिद की बात हो रही है, मरकजी मुल्जिम जो कि मोटरवे, ये एक केस जिस पूरे मुल्क जिस पर चीख उठा है, अगर उसका मुजरिम जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा ना, तो भूल जाएं आपके पंजाब में या सिंध में या केपी में कहीं कोई ऐसा वाक़या हो रहा होगा और मीडिया भी उस पर लाइल्म होगा या नहीं उसको उठाएगा, तो वो मुजरिम अकाउंटेबल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। भूल आपके सामने नहीं हुआ हमजा कल डॉक्टर माहा केस, जिसमें वो मुजरिम जो हैं, अगर अदालत ने उनको जमानत जब नहीं दी तो वो अदालत से फरार exactly. और उनके अपने वकला ने उनको भागने में मदद दी, सहूलतकार थे। यानी कितनी ये जिसे कहना चाहिए ना हॉरिबल बात है कि हमारा मुआशरा जो है वो जुर्म की मावनत में किसी शर्म और शर्मिंदगी का नहीं मुजाहरा करता। अगर आप वकील हैं, आपने पैसे लिए हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को बचाना है, भले वो इंसानियत के खिलाफ जो है वो दुश्मनी। इसी पे बात कर लेते हैं, समाजी कारकुन फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना बारी साहिबा बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, ये केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कहना है पंजाब हुकूमत का और मुख्तलिफ हुकूमतों का कि वाक़यात नहीं बढ़े, केसेस जो है रिपोर्ट होना शुरू हो गए, या आपको लगता है कि वाकई ये वाक़यात बढ़ गए हैं, हमारा मुआशरा जो है वो इस वक्त सख्त एक जिसे कहना चाहिए एक मुश्किलात में आ गया है? केसेस की जो सारे जो रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आई थिंक ये इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी सोसाइटी में जनरली जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज तबकात हैं जिसमें औरतें, बच्चे, ट्रांसजेंडर, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल हैं, उनके ऊपर जो है वो वाक़तन हमले ज़्यादा हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि मीडिया भी रिपोर्टिंग भी पहले से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं। इसी तरह आप देखें हर छोटे बड़े शहर में कोई ना कोई जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। मगर उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि इन वाक़यात में बेतहाशा जो इजाफा हो रहा है, जिसके मुहर्रकात मैं समझती हूँ कि हमारे सामने है कि हमने जो इतने अरसे से जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसका कंप्लीट वो नाकाम है लोगों को इंसाफ देने के हवाले से, और जिस किस्म के शिद्दत पसंदी और जिनसी बेरारवी के रुझानात हमारे समाज में है, ये सब उसका शाखसाना है कि इस तरह के जो जराइम हैं उनके बताइएगा ना कि फिर जब बात की जाती है सज़ा की, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इन जराइम के ऊपर बड़ी आवाज़ उठाते हैं और फिर कहते हैं फांसी की सज़ा ना दें, वो शिद्दत पसंदी है, वो मुतशद्दिद रवैया। तो आपके ख्याल में क्या सज़ा होनी चाहिए और कैसे इस मसले की रोकथाम की जा सकती है? आपकी तजावीज़ क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो कानून में सजाएं मौजूद है पाकिस्तान में, जो सख्त तरीन सजा है, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ अभी जो कानून में डेथ पेनल्टी है और ज़्यादा से और 24 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो मसला ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये जिनसी जराइम हो रहे हैं या रेप की कोई सज़ा नहीं है। सजाएं तो सख्त तरीन मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि सजाओं पे अमल दरामद नहीं होता और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है कि सजा मिलेगी। ये वजह है कि जिसकी वजह से इसके बावजूद कि ज़ैनब बच्चे की केस के अंदर फांसी भी हुई, लेकिन उसके बाद जितने केसेस हुए इसमें किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। तो वो भी एक वजह है कि लोगों को लगता है कि एक आध केस में तो चले हो गया, लेकिन हमारा किसने हाथ रोकना है। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो सज़ाएं मौजूद है कानून के अंदर, जो सख्त तरीन सज़ाएं हैं, अगर उनके ऊपर भी अमल दरामद हो जाए तो मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात में कुछ ना कुछ कमी आए। ज़ाना पारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। सज़ाएं देना बहुत ज़रूरी है, पहले सज़ाएं दें और अगर सख्त सज़ाएं हों तो उससे जो है ये डेटरेंस की वजह से शायद कुछ केसेस कम हो जाए। कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और ब्रेक से पहले भी जैसे आपने देखा, हम बहुत सारे ऐसे मसाइल की बात कर रहे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे से है, जहां 11 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुकीम हैं, और उसके बहुत सारे इंतज़ामी मसाइल और उसके साथ साथ बहुत से सियासी मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिएगा, ये जो APC पे आपकी भी एक स्टेटमेंट जो है वो आज 92 न्यूज़ पेपर ने लगाई भी है, और उसमें आपने फरमाया है कि ये सिर्फ अपोजिशन को इंतज़ार ही करना पड़ेगा 1 साल इलेक्शन का, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप वाकई ये समझ रहे हैं कि APC जो है इसमें कुछ इसका हासिल नहीं होगा सिवाय अपोजिशन की एक, जिसे कहना चाहिए, लफ्जी बहस की? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो कायम रहे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने 5 साल मुकम्मल किए, उसके बाद नून ने अपने 5 साल फेडरल गवर्नमेंट में अपने मुकम्मल किए, और उसके बाद आवाम जिसे चाहें वो अपना हुक्मरान जो है चुन लें। तो मैं समझता हूँ कि आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए मुंतखब किया है, और अपोजिशन को अपनी सियासत देखें, सियासी पार्टियों को ज़िंदा रखनी पड़ती है। तो वो सियासत ज़िंदा रखने के लिए कभी APC भी होगी, कभी जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, आवाम को मुतहर्रिक वो करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये मालूम है कि हमें 3 साल और इंतज़ार जो है करना पड़ेगा, और इलेक्शन जो हैं जनरल इलेक्शन 2023 में होंगे, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल मुकम्मल करेगी, और उसके बाद अगर हम डिलीवर ना कर सके तो फिर अवाम को पूरा इख्तियार है कि हमें अपने हुकूमत से बाहर करें। बिल्कुल ठीक। गवर्नर साहब, ये बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला है, अगर सिंध को देखा जाए, हल्का बंदियों का मामला वहाँ पर सामने आ गया, तो मुकर्ररा वक्त में तो वहाँ पर होते नज़र नहीं आ रहे। या पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा वक्त मांगा जा रहा है। क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि क्या हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती? क्या इंतखाबात होंगे बल्दियाती? आप क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं एक जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो बयान करना चाहता हूँ जी। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर जब डिक्टेटर आए हैं तो उन्होंने लोकल डेमोक्रेसी को, बल्दियात को स्ट्रेंथन किया है, बल्दियात को मजबूत किया है। जब अवामी हुकूमत आती है, जमहूरियत आती है, तो फिर बल्दियाती निज़ाम का गला जो है वो घूंट दिया जाता है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे मुल्क में
कि मरकज़ ने अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से सूबों ने वो इख्तियार जो हैं वो बल्दियात को ना उनको एम्पावर किया, ना उनको प्रॉपर तरीके से फाइनेंस किया। और मैं ये इस बात पे पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि आज जो हमारे मुल्क के बुनियादी मसाइल हैं, जो आम आदमी के मसले हैं, वो बल्दियात से रिलेटेड हैं। आवाम को कचहरियों में इंसाफ नहीं मिल रहा, आवाम को थानों में इंसाफ नहीं मिलता। तो अगर बल्दियात के नुमाइंदे हों तो वो उनके साथ होते हैं, हर वक्त उनके साथ करीब होते हैं, फिर उनका इन्फ्लुएंस जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, उनसे तल्लक भी होता है। और चूँकि जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली हैं या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, उन्हें अजलास जब हो रहा होता है तो इस्लामाबाद जाना जाता है या अपने सूबा का जो कैपिटल है वहाँ जाना पड़ता है। और उसके अलावा उनकी और फिर कमेटियाँ होती हैं, उनकी बहुत सी मसरूफियात होती हैं, तो बल्दियात पे तवज्जो नहीं दी गई। और मैंने ये बात बार बार कही है कि मैंने जब तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फ़ैसला किया था तो उसमें दो फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे जिनकी वजह से मैंने फ़ैसला किया था। एक तो वहाँ पर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया, नेबरहुड काउंसिल्स बनाई, गांव के लेवल तक उनको फंड्स भी दिए, उनको तकवीत दी। और दूसरा जो पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आए, डीपोलिटिसाइज इंस्टीट्यूशंस को किया। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान की विजन है और हमें बल्दियात को हर सूरत स्ट्रेंथन करना है। बल्दियात के इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके तमाम सूबों में होने चाहिए, अभी भी उसमें किसी किस्म का। अभी भी आपको लगता है जैसे पंजाब में बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस, फिर पुलिस रिफॉर्म्स की आपने बात की, मुसलसल आईजीज़ का तब्दील होना, इन वाक़यात के ऊपर आप क्या समझते हैं कि जो आप समझ रहे हैं कि आपको इंस्पायर किया था, लोगों को इंस्पायर किया था, वो मामलात और वो अहदाफ हासिल करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई, ख़ासकर पंजाब में? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है। जब पंजाब बहुत बड़ा सूबा है तो उसके मसाइल जो हैं वो भी सूबे के लिहाज से उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़े सूबे को, एक आईजी को या एक चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो यकीनी तौर पर मैं ये नहीं कहूँगा कि पंजाब में हमने मसले हल कर दिए हैं। अभी रूल ऑफ लॉ के मसले हैं, लोगों को स्पीडी इंसाफ मुहैया करने के मसले हैं, थाना कल्चर और कचहरी कल्चर जो है और जो हमारा पटवारी कल्चर है वो अभी तक हम तब्दील नहीं कर सके हैं। लेकिन हमारी डिज़ायर ज़रूर है और हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रूल ऑफ लॉ हो और लोगों को उनकी डोर पे इंसाफ जो है वो पहुँचे। इसलिए कि इंसाफ की फराहमी जो है वो किसी भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है होनी चाहिए। बिल्कुल गवर्नर साहब, आबे पाक अथॉरिटी का जिक्र आपसे तो लाजमी करना पड़ता है। आपने बड़ी मेहनत की, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। 7 करोड़ आवाम थे जिनको ये साफ़ पानी देना था, लेकिन टारगेट ये था। 2 साल हो गए, अभी इश्तिहारात जारी हुए, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल थे, वो भी आप खुलकर बात करते रहे क्योंकि आप हमेशा खुलकर ही बात करते हैं। तो अब क्या टारगेट कम कर दिया गया है? अगले 3 साल में कितने लोगों को ये पानी मिल सकेगा? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2 साल बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अब पहले पंजाब देखें। असल मसला ये होता है कि आपने किसी भी तंजीम को बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ती है। जब वो देखें 1947 से लेके ख़ासकर पिछले 30 सालों से पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट जो हैं वो भी उनके लिए मुहैया किए, लेकिन बदकिस्मती से टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ ज़ाय हो गए। जितनी वाटर स्कीमें थीं, जितने फिल्ट्रेशन प्लांट से, वो तकरीबन 90% जो हैं तमाम सूबों में, मैं पंजाब की बात नहीं करता, इंक्लूडिंग पंजाब, बंद पड़े हैं। तो इसके लिए मेरी विज़न थी कि इसके लिए एक पानी की वाटर अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक काम को 10-20 लाख लोग कर रहे हैं और उसमें कमीशन इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन प्लांट मैं 2013 में 10 लाख 15 लाख रुपए में लगा रहा था, वो फिल्ट्रेशन प्लांट हुकूमत पंजाब 1 करोड़ 50 लाख में लगा रही थी। और अल्लाह के फजल करम से जो हमारी फाउंडेशन ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे वो तमाम के तमाम जो हैं लोगों को पीने का साफ पानी दे रहे हैं, और हुकूमत के लगाए हुए तमाम प्लांट जो हैं बंद पड़े। तो उसके लिए एक विजन सी, जिस तरीके से मैं 2 मिसालें आपको देना चाहता हूँ। जब इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं तो लोगों को रिलीफ बनना शुरू हो जाता है। ये जो रेस्क्यू 1122 है, मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि इनके स्ट्रक्चर, इनकी ट्रेनिंग सारी मैंने स्कॉटलैंड से करवाई थी, और अब माशाल्लाह जो रेस्क्यू 1122 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम प्राउड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब मैं पिछली दफ़ा गवर्नर था तो हमें जी यूनाइटेड, ये साउथ एशिया में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन से जो उसको सर्टिफाई उन्होंने किया। फिर उसके बाद हमने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बनाया पिछली हुकूमत में, उसमें बड़ी तकलीफ़ें थी, उसको बनाने में भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा लगा, वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से। लेकिन अब वो पंजाब ओवरसीज़ कमीशन भी हमारे, जब हम हुकूमत में आए हैं तो 16,000 केसेस से 8,000 से ज़्यादा केसेस जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिजॉल्व हो चुके हैं। एक चीज़ के बारे में वजाहत फरमा दीजिएगा। आपको मालूम ही है आटे का बहरान जो है वो सर उठा रहा है, और अभी जो चीज़ सामने आई है वो ये कि वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद पंजाब ने 7 लाख टन गंदम दरामद नहीं की, जबकि और फिर अब कहना पंजाब का ये है कि वफाकी हुकूमत उसे गंदम दरामद करके उस पर 1400 रुपये मन मुहैया करे, यानी जिसका मतलब है कि 5 से 7 अरब रुपए की सब्सिडी भी दे, जबकि 18वीं तरमीम के मुताबिक ये तो सूबों का है कि फूड कर सिक्योरिटी को देखना और इन मामलों को देखना। तो ये जो मामला चल रहे हैं पंजाब में, इसके बारे में क्या कहें, क्योंकि आवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है, आटा मुसलसल महंगा हो रहा है। मैं थोड़ी सी वजाहत आब पाक अथॉरिटी के बारे में कर दूं। अब आब पाक अथॉरिटी बन गई है, उनकी जो है कंसल्टेंट हायर हो गए हैं, स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 6 महीने के बाद पंजाब के लोग जो हैं इस अथॉरिटी पे एतमाद भी करेंगे, और ये अथॉरिटी लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है मुहैया करेगी। हम माज़रत खा हैं कि हमारी डिले हुई है, जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर सकें, लेकिन उस पर काम हो रहा है। अच्छा, अब सूबों और मरकज़ की बात आप कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आपको मालूम है कि तमाम सूबे जो हैं वो मरकज़ से मदद के तलबदार होते हैं और हमेशा डिमांड करते हैं। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो 18वीं तरमीम के बाद चंक ऑफ द बजट जो है वो सूबों के पास चला गया है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट ही नहीं रहा कि वो सूबों को किसी किस्म की बाउंड्री या किसी किस्म की चीज़ जो है वो देने की पोजीशन में हो। जितना उनका बजट है वो डिफेंस पे चला जाता है, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उन पे चला जाता है, पेंशन्स और दूसरे इश्यूज़ पे चला जाता है। तो इसलिए लेकिन जहाँ तक सब्सिडी का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबे जो हैं उनको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी सिंध को देती है, बलूचिस्तान को देती है, केपी को देती है, तो पंजाब को भी देनी चाहिए। अगर किसी सूबे को भी नहीं देती तो फिर बिल्कुल हमारी डिमांड जो है हमें गंदम कटाई के ऊपर एक्वायर करने से रोका गया था ना, तो इंतजामी बहरान की भी बात की जाती है। अपोजिशन खास तौर पे इसको बार बार सवालिया निशान बनाती है। आप क्या कहेंगे कि पुलिस के मामलात हों या फिर आटे के या गंदम के मामलात हों कि इंतजामी बहरान जो है वो पंजाब में पाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को बार बार कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, महंगाई है या शार्टेज चीज़ों की होती है, इसका गवर्नेंस से ताल्लुक है, गुड गवर्नेंस से ताल्लुक है। तो इसीलिए हमारी अब कोशिश है कि देखिए, हमारे पास 2 साल बहुत बड़े हमारे चैलेंजेस थे, आसान चैलेंजेस नहीं थे। इमरान खान की हुकूमत के सामने करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा $20 बिलियन पे चला गया था, कर्ज़ों की हम किश्तें देने की पोजीशन में नहीं थे, स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई थी, इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट हमारी 24 बिलियन 25 बिलियन से 20 बिलियन रह गई थी। तो ये तमाम इश्यूज़ थे जिनको IMF से मुआहदे होने थे। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर हम गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये महंगाई के और दूसरे इशू डेफिनेटली इनका ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। और जो माफिया है उसको भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये कहते हैं कि जी माफिया, आटा माफिया, फलां माफिया, भैया हम हुकूमत में है,
है, हमें उस माफिया को पकड़ना है, उनको राह रास्त पे लेके आना है और इंशाल्लाह लेके आएंगे। फरमा दीजिएगा सर, ये जो मसाइल जिनकी तरफ आपने निशानदेही की है, इनको मद्देनजर रखते हुए हमजा, आप समझते हैं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात में भी वही नताइज हासिल कर पाएगी या उसी तरह से अवामी मकबूलियत जो कि हासिल की थी आपने आम इंतखाबात में? क्या ये एक थोड़ा सा मामला है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये मामलात मुसलसल सर उठा रहे हैं, तो शायद अवाम जो है उनका इस दफ़ा रिएक्शन कुछ फ़र्क हो? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो हमारे पास चॉइसेस थे कि हम एक तो टेम्परेरी मेजर्स करते, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते, लेकिन जो हमारा बर्डन था कर्ज़ों का या हमारी जो स्टैंडिंग थी हमारी इकॉनमी की, उसको हम बेहतर न करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत ने लॉन्ग टर्म फैसले किए हैं। शायद वो फैसले जो हैं उनसे अभी हम 3 साल बाद भी वो फैसले जो हैं हमने आज कर रहे हैं उनका फ़ायदा ना ले सकें, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि हमने मुल्क को एक सही डायरेक्शन जो है उसमें डाल दिया है। अनपॉपुलर डिसीजन हमने किए हैं, आवाम को जितनी रिलीफ मिलनी चाहिए थी हम नहीं दे सके हैं और इसके हालात जो हैं मुआशी हालात हैं, फिर कोविड-19 है। लेकिन एक बात आप ज़रूर तस्लीम करेंगे कि कोविड-19 को जिस तरीके से हमारी हुकूमत ने हैंडल किया है, पूरी दुनिया इस पर हमारी तारीफ़ कर रही है और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से 1 करोड़ 20 लाख लोगों फैमिलीज़ को 12,000 फ़ी फैमिली इस मुश्किल वक्त में दिया है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई उसमें ये नहीं देखा गया कि किसका किस जमात से ताल्लुक़ है। बिला तफरीक सब लोगों को जो डिज़र्व करते थे उनको ये पैसे जो पहुँचाए गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नर साहब आखिर में एक लाइटर सा सवाल है कि ये कहा जाता है कि गवर्नर पंजाब जो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं ये जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। अगर वज़ीर आज़म भी सिंध में जाते हैं तो उनको उस तरह से वेलकम नहीं किया जाता। आप गए, आपको वज़ीर आला सिंध ने, हुकूमत सिंध ने भरपूर जो है वेलकम किया, अजरकें थी, वो सिंधी टोपियाँ थी, बड़ा अच्छा वेलकम हुआ, आपकी टीम का भी वेलकम किया गया। वो गवर्नर सिंध के साथ उनकी वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी आपके साथ मोहब्बत है। CCPO लाहौर जो माफ़ी नहीं मांग रहे थे, गवर्नर हाउस पहुँचे, जब आपसे मुलाकात करके निकले तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है आपके पास कि जो आपके पास आता है वो बिल्कुल मोम हो जाता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि मेरे पास कोई भी शख्स आता है तो मैं ईमानदारी से उसको एडवाइस करता हूँ कि ये आपके लिए भी ये बेहतर है और हमारे जो हैं अवाम के लिए बेहतर है। देखो, जहाँ तक CCPO का मसला है उसमें जो भी उन्होंने कहा उससे अवाम जो हैं उनको रंजीदा हुए, उनको तकलीफ़ हुई, फैमिली को भी तकलीफ़ हुई। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई, और बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती करके तस्लीम कर ले और देख लें कि उसके बाद जो प्रेशर था उस पर सारा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में दूसरा जो है उसके बाद वो जो है ख़त्म हो गया। जहाँ तक सियासी जमातों से ताल्लुक़ है उसका एक बड़ा मुझे बेनिफिट है कि मैं चूँकि अपनी ज़िंदगी के मैंने 37 साल जो हैं बरतानिया में गुजारे और मैं जब मेरे पास लोग आते थे मैंने कभी नहीं देखा कि उनका पार्टी कैसे ताल्लुक़ है, उसके पास बड़ा ओहदा है, उसके पास छोटा ओहदा है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्यार और मोहब्बत मैंने वहाँ पर इनको बांटा है उसके ये कंसिक्वेंसेस हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग भी जो हैं वो भी कोई इशू हो तो मेरी बात सुन भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। इसी तरह नून के लोग, जमात इस्लामी के लोग या किसी जमीयत उलमा इस्लाम के इवन लोग जो हैं उनसे मेरा बरतानिया सा एक गहरा ताल्लुक़ है और ये जो ताल्लुकात होते हैं ये सारी चीज़ों से बालातर होते हैं। तो मुझे मैं उन सबका मशकूर हूँ कि मैं सख्त बात भी कर दूँ तो वो मेरा जो है बुरा नहीं मनाते। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ को मैं पर्सनली यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी, आपकी पेट्रोनेट जो कि रेस्क्यू 1122 को हासिल है, जिसके नतीजे में जैसे आपने खुद फरमाया कि हमारी वो एशिया की वाहिद इमरजेंसी फोर्स है जो सर्टिफाइड है UN से। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इसमें आपका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बात कर रहे थे पंजाब के मसाइल की, और दिल दुखता है पंजाब के बारे में एक और ख़बर आपसे शेयर करते हुए कि एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान, जिसमें बड़े रकबे पे पंजाब में काश्त की जाती है, लेकिन पाकिस्तान जिसकी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है, कपास और गंदम की फसलें मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बचपन में जब हम पढ़ा करते थे तो कैश क्रॉप्स के तौर पर हमें पढ़ाई जाती थी, लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि गंदम एक्सपोर्ट करने वाला, कपास एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क जो है इस वक्त गंदम और कपास इंपोर्ट कर रहा है, दरामद की जा रही है इन दोनों चीज़ें। बिल्कुल खैर मुतवक्के जो बारिशें भी हुई हैं उनका भी बड़ा असर हुआ है। साल 2020 के सीज़न के दौरान पाकिस्तान में कपास की मजमूई कौमी पैदावार में 44% तक जो है वो कमी सामने आई है। चेयरमैन कॉटन जनर्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से मनफी मौसमी हालात के बायस पाकिस्तान में कपास की फसल को मयार और तादाद दोनों हवालों से मुसलसल नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बात यह है जब नुकसान पहुंच रहा है तो इसके लिए इकदामात क्यों नहीं किए जाते। बिल्कुल सही, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस हवाले से हम जानेंगे तफसील में। नुमाइंदे जो हैं वो हमें इस बारे में बताएंगे। इकराम होती, थैंक यू वेरी मच, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इकराम होती, बताइएगा क्या वजह है कि पाकिस्तान को अब गंदम जो फूड सिक्योरिटी हमारी, हम बिल्कुल इस वक्त जिसे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, पाकिस्तान की जो आबादी है उसके लिए गंदम काफ़ी नहीं, हमें बाहर से दरामद करनी पड़ रही है। और कपास जिसकी गांठें हम भेजा करते थे, पाकिस्तान की कपास जो है दुनिया में एक आला क्वालिटी की कपास समझी जाती थी, हमारी ये दोनों अजनास जो हैं ये बड़ी आला क्वालिटी की थी और हम एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट करने पे मजबूर है। जी, दर हकीकत बात यह है कि गंदम जो है वो स्टेपल फूड है पाकिस्तान का। 91% पाकिस्तान का जो फूड इंटेक है उसमें गंदम का हिस्सा है, बाकी गोश्त वगैरह सब्जियां और ये चीज़ें आती हैं, फ्रूट। ये जो इतना बड़ा हिस्सा है तो इसका मतलब है ये कैश क्रॉप होनी चाहिए जी। इसी तरह हमारी जो है रुई, वो जो है एक कैश क्रॉप होनी चाहिए और कैश क्रॉप को बतौर कैश क्रॉप डील करना चाहिए। कैश क्रॉप पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो बिल्कुल ऐसी है कि उसमें पाकिस्तान अपने फसलों में तरक्की की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाता। अब देखें कि जो गुज़श्ता साल गंदम आई उसके बाद ये मालूम हुआ कि 2,70,00,000 टन पैदावारी टारगेट था, लेकिन 14 लाख टन जो है वो गंदम कम पैदा हुई। अब ये 2,70,00,000 टन के मुकाबले में 14 लाख टन गंदम कम पैदा होना कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं। इसको बर वक्त अगर डील कर ली जाता, तो इंपोर्ट कर ली जाती बर वक्त, तो ये मसला हल हो जाता। और गंदम की जब भी बुआई हो उससे पहले जो कीमत है वो अगर सही आ जाए तो कैश क्रॉप वाला मसला हल हो जाता है कि गंदम के जो किसान हैं उनको सही उसकी कीमत मिल जाएगी, लिहाजा वो ज़्यादा गंदम बोएंगे। बिल्कुल सही जी। तो मुनाफे के लिए अगर वो गंदम बोएंगे तो वो ज़्यादा बोएंगे, ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। फिर ये है कि इसमें जो रोल है जो फ्लोर मिलर्स का, फ्लोर मिल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी पैदावार करते हैं अपनी फैक्ट्रियों से, और वो स्टेपल यूज़ के लिए भी करते हैं। स्टेपल यूज़ के लिए आटा, और आटे से इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करते हैं। अब इंडस्ट्रियल यूज़ कितना बढ़ गया है, स्टेपल यूज़ का पाकिस्तान में डिमांड कितनी बढ़ गई है, ये दो फोरकास्ट हमेशा लाजमी हैं कि उसके मुताबिक गंदम की बुआई की जाए। और गंदम की बुआई को इंसेंटिवाइज करने के लिए लाजमी है कि आप कैश क्रॉप के तौर पर लेकर इसको, इसकी कीमत जो है किसान को सही दें, लिहाजा इसकी कभी भी पैदावार कम नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान में ज़मीन बहुत है, पानी बहुत है, हर चीज़ बहुत है। इसके अलावा जो कपास है वो चूंकि हमारे लिए डॉलर कमाने के लिए हमारी लाइफ लाइन है, 12 से लेकर 14 बिलियन डॉलर हम उससे कमाते हैं। तो ये दोनों फसलें हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऐसी कैश क्रॉप्स हैं जिस पे पाकिस्तान डिपेंड करता है। डॉलर के लिए हम डिपेंड करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ अरसे में फिर ये जो कपास है उसको डिस्करेज क्यों किया गया, इसकी जगह गन्ना ज़्यादा क्यों काश्त किया जा रहा है? जी देखें, दो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी इससे डील कर रही हैं। जो चीनी की पैदावार है उसके लिए गन्ना ज़रूरी है, जो टेक्सटाइल की पैदावार है जो एक्सपोर्ट होनी है उसके लिए लाजमी है कि कपास ज़्यादा बोई जाए। अब कपास वाले को और गन्ने वाले को दोनों को देखें कि इसको इंसेंटिव्स में क्या फ़र्क है।
जो गन्ने वाला है उसका इंसेंटिव क्या है और कपास वाले का क्या है। अगर आपस में आप मुआवजा करें तो पता चलेगा कि कपास वाले को ट्रेडिशनली बहुत कम इंसेंटिव मिला है। दूसरी बात यह है कि कपास की जो परचेज जो पॉलिसी है वो और है, गंदम की परचेज पॉलिसी और है, इसकी गन्ने की परचेज पॉलिसी और है। गन्ने की परचेज पॉलिसी में बहुत ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको कर्जा भी जो है बर वक्त मिलता है और उसके अलावा वो गन्ने के जो किसान हैं उनको ज़्यादा उनकी कीमत भी दे सकते हैं, किसान कपास वाले को ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। दूसरा ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की जाती है लेकिन एंटी होर्डिंग लॉज है, उसके तहत कभी किसी को 3 साल की सजा नहीं सुनाई गई। फ्लोर मिल्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है लेकिन इस दफ़ा तो ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने, अगर से पंजाब की बात करें, फ्लोर मिल्स को परचेज करने से रोक दिया। अब स्टॉकिस्ट के पास गंदम जमा है, अब वहाँ से भी नहीं हो सक रहा। आप इन तमाम मामला को क्या देख रहे हैं, अभी क्या चल रहा है और गंदम और आटे के आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आप फोरकास्ट कर सकते हैं, कीपिंग योर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन व्यू? ये देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिर्फ एक मकसद के लिए होती है, वो ये है कि आपने इसकी कीमत ज़्यादा लेनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को अगर मालूम हो कि डिमांड इतनी नहीं है कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूं, तो वो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकता। वो डिमांड बढ़ती है दो वजूहात से, एक तो जो है फसल कम हो जाए, दूसरा स्मगलिंग ज़्यादा हो जाए। अब फसल कम होना और स्मगलिंग ज़्यादा हो जाना, इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल करना है। अभी जो गवर्नर साहब आपके साथ फरमा रहे थे कि हमारे कंट्रोल जो हैं वो लूज़ हैं, वो टाइट नहीं हैं, हमें ये करना है। इन कंट्रोल को टाइट करने के लिए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जो कि 2 चीज़ों पे हो, वो 3 चीज़ों पे, बल्कि गन्ने पे, गंदम पे और कपास पे, कि भाई इन तीनों चीज़ों का जो कि हमारी लाइफ लाइन बनती हैं स्टेपल में और एक्सपोर्ट्स में और लोकल चीनी की सप्लाई में, इन तीनों के लिए हम एक कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर ये कहें कि इनके लिए कौन सी पॉलिसी हो जो नेशनल क्रिटिकल पॉलिसी हो। इस नेशनल क्रिटिकल पॉलिसी के बगैर अब इन मामलों को मुमकिन नहीं है। इकराम मोती, बहुत शुक्रिया। फूड सिक्योरिटी की बात है जो बहुत अहम है, अगर हम ज़रूरी तौर पे और माली तौर पे या खुराक में खुद कफील नहीं होंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ अब जबकि अब कह रहे हैं एस्टिमेटेडली 22 करोड़ से ज़्यादा अफराद की कौम है, तो इतने लोगों को खुराक की मुहैया करना भी एक बड़ा चैलेंज है। ब्रेक के लिए रुके, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दीगर जो कुछ आम इशूज़ हैं उनको भी आपसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। फरा, अब बहुत ही अहम चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है ना, उस हवाले से जो हम अब स्टोरी करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। दरबार करतारपुर में बाबा गुरु नानक जी की 3 रोज़ा ज्योति जोत की तकरीबात इस वक्त जारी है। ये करतारपुर राहदारी बनने के बाद पहली और मजमूई तौर पर 481वीं ज्योति जोत ये तकरीब है जिसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल और इसका सिलसिला जो है वो जारी है। ये 20 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक ये तकरीबात जो हैं गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुरा में जारी रहेंगी और मुल्क की तारीख में पहली बार नगर कीर्तन का जो जुलूस है ये गुरुद्वारा दरबार साहब से 0 लाइन तक जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत ने रिवायती अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए अपने सिख शहरियों को इस साल बरसी की तकरीबात में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, जो कि एक जिसे कहना चाहिए दोनों मुल्कों का जो एक रवैया है अपने मुख्तलिफ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मामले में, इंसानी हकूक़ के मामले में, मजहबी रवादारी के मामले में वो यहाँ पे खुल के कहा यह जा रहा है कि जी कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं, कोरोना की वजह से दीगर ममालिक में लोग ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जो एक उनका लगाव है, कुछ मकामात होते हैं जिनसे आपको लगाव होता है, तो जितने भी हमारे सिख बहन भाई हैं उनको लगाव है करतारपुर से और उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। इस सारे मामले पे बात करेंगे। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चावला साहब बहुत शुक्रिया। चावला साहब, ये तकरीबात कितनी अहम है और पाकिस्तान क्या पैगाम दे रहा है? जब पिछले साल करतारपुर राहदारी मुकम्मल हो गई, पहली बार ये मौका आया है और भारत का जो रवैया है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं 92 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फरह जी आपका और आपकी पूरी टीम का। और उसके बाद जो आज का दिन है ये बहुत ही अहम है हमारे सिख मज़हब में।
क्योंकि हमारी गुरबाणी ये कहती है कि जग जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा। वो जो जगह है जहाँ पे बाबा पैर रखता है वो हमारे लिए पूजा के काबिल है। तो ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे हैं और एक फार्मूला वहाँ पे दिया है 3 चीज़ों का कि नाम जपो, किरत करो, वंड छपो। और ये वहाँ पे सिर्फ फार्मूला दिया नहीं, करके भी दिखाया है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि पाकिस्तान ने मोहब्बत का इजहार किया, जैसे इमरान खान साहब ने, कमर जावेद बाजवा ने मोहब्बत का इजहार किया, तो सिख कौम, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किस अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करें कि करतारपुर राहदारी खुली है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ फौज की गवर्नमेंट नहीं, जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई है तो रियासत पाकिस्तान जो थी उसने हमेशा ही अक़लियतों के साथ मोहब्बत, रवादारी और अच्छा सलूक किया है। तो सिखों के लिए ऐसे है कि हम जा रहे हैं अपने जो मदीने में, गुरु नानक साहब के आखिरी जहाँ पे रसूमात हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब ने पर्दा किया। तो वहाँ पे जो गुरु नानक साहब के मानने वाले थे और मुसलमान भाइयों ने कहा नहीं हमारे वली हैं, हम दफनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं हमारे गुरु हैं, हम जलाएंगे, तो बॉडी गायब हो गई जी। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट जगह और इतनी इम्पोर्टेंट जगह से उनका आवाम को रोकना, मैं कहता हूँ ये बहुत ही नारवा सलूक है। ठीक है, चावला साहब ये कहिएगा, जो यूनिटी का पैगाम दिया बाबा गुरु नानक देव जी ने, और वो ऐसा पैगाम था कि जो भी 18 साल जो आपने बात की करतारपुर में उन्होंने गुजारे, जब वो ये पैगाम देते थे तो कोई भी मज़हब होता था उसके लोग वहाँ पर आते थे, उनके पास बैठते थे और वो यूनिटी का पैगाम अपने इलाकों में लेकर जाते थे। उस पैगाम के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। देखो, जो गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल तो पैदल सफ़र किया है, जिसमें वो बगदाद भी गए हैं, मक्के भी गए हैं, और पूरा 4 उदासियाँ की हैं, 4 दफ़ा वो घर से निकले और 40 साल वो तबलीग करते करते अल्लाह ताला की तबलीग करके हम पे पहुँचे। मगर गुरु नानक साहब ने पूरे उस टन्योर में किसी मजहब की तबलीग नहीं की, सिर्फ इंसानियत की और अल्लाह ताला की है। और गुरु नानक साहब का ये कौल है कि आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्म आए जाए, जो बीजोगे वो वहाँ पे खाओगे, और अल्लाह के हुक्म में आए हो अल्लाह के हुक्म में जाओगे। यही उनका पैगाम था, और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए था। और इस पैगाम को भी भारत वाले जो हैं वो भी दुनिया तक नहीं पहुँचने दे रहे, जो सीधी बात है। हम चाहते हैं कि गुरु नानक साहब का नाम, जैसे अब ननकाना साहब में गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन रही है, जैसे यहाँ पे एक फॉरेस्ट 2550 किले यहाँ पे है, वो वागजार करा के जो वहाँ पे एक जंगल लगा है और इमरान खान साहब ने उस जंगल को गुरु नानक फॉरेस्ट का नाम दिया है। तो हम वो गुरु नानक साहब का नाम पाकिस्तान की तरफ से तो बढ़ रहा है, मगर इंडिया वाले, इंडिया की जो सोच है, उनकी जो नेगेटिव सोच है, जो RSS की सोच है, जो रॉ की सोच है, वो ये नहीं चाहते कि गुरु नानक साहब का नाम बढ़े। गुरु नानक साहब का जो फलसफा है वो दुनिया तक पहुँचे। गुरु नानक साहब ने जो इंसानियत का प्रचार किया है, गुरु नानक साहब ने जो एक अल्लाह का प्रचार किया है, जो बुत परस्ती, ऊंच नीच, जात पात को नफी किया है, वो प्रचार वो दुनिया तक पहुंचने नहीं देते। बिल्कुल सही, कोई तो गुरबाणी की भी वाला नहीं है, मोदी नहीं। बिल्कुल सही। चावला साहब, ये 481वीं बरसी जो है गुरु नानक देव जी की, हम चाहेंगे कोई गुरुबाणी, गुरु ग्रंथ से कुछ आप हमें शेयर कर सकें जाते जाते। जी बिल्कुल, गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, हमारे गुरु हैं, हमारे आखिरी गुरु, उसकी बाणी है कि यूनिटी की। उसमें बाणी है कि अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। उसमें गुरुओं के साथ साथ भक्तों की भी बाणी है। उसमें बाबा फरीद साहब की बाणी है कि उठ फरीदा वुजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साइना ने में सो सिर का पुतार। तो ये गुरु ग्रंथ साहब जो है, ये गुरु नानक साहब की गुरु है, और ये ऐसा गुरु है कि ये साझा गुरु है। इसमें गुरुओं के साथ साथ बाकी मज़ाहिब के भी सब मौजूद हैं, और सरब सांझ वालता जो है उसका ये पैगाम है। बहुत शुक्रिया चावला साहब, बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तान जो है पूरे दिल के साथ तमाम उस सिख बरादरी को जो कि यात्रा के लिए आए हुए हैं, पाकिस्तान में खुशामदीद भी कहते हैं, और उनकी इस मजहबी रसूमात जो हैं उस पर उनके साथ हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक इंटरनेशनल स्टोरी है, उसको टच करना हमें चाह रहे हैं कि, और बड़ा अहम है क्योंकि
अमेरिकी सदर से रिलेटेड है और अमेरिकी सदर हमेशा अपने आप को किसी न किसी तरह खबरों में ज़रूर रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की कोशिश जो है अब वो स्टेट डिपार्टमेंट ने नाकाम बना दी है और ये खबर उन्होंने वो सामने लेके आया और कहा कि जी के अमेरिकी सदर को जहरीला मवाद जो पार्सल था वो भिजवाया गया और स्क्रीनिंग के दौरान पता चल गया और ये पार्सल जो था कनाडा से भिजवाया गया था। फराह, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के इतने दुश्मन हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप खबरों में इन रहना चाहते हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं कुछ वाकयात बढ़ते नहीं जा रहे ऐसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही मासूम किस्म का इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कहना कि असल में क्या है, लेकिन मुझे अर्तुगरुल याद आ गया। वो याद नहीं, उसमें भी बार बार जहर देना और ख़ासतौर पे इसी तरह से अर्तुगरुल को भी एक स्टेज पे इसी तरह से जहर भिजवाया गया। तो एक लेटर जो वो खोलता है और उसमें उसको वो जहर जो है, तो ये सिलसिला सदियों से राइज है। आज इजाज़त दीजिए, हमें कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे